लेकिन चारों तत्व उसके अंदर मिलते हैं। एक तत्व के अंदर चारों तत्व के, अर्थात जैसे पृथ्वी की बात कर लें तो पृथ्वी प्रधान हो गई, लेकिन पृथ्वी पे जल भी मिलेगा, पृथ्वी पे वायु भी मिलेगी, पृथ्वी पे अग्नि भी मिलेगी, और वो आकाश में स्वयं घूम रही, खेल रही आकाश में, तो आकाश उसके चारों तरफ है। तो एक तत्व प्रधान, लेकिन चारों तत्व उसके आपने अपने आप में हमको ये जो पांचों तत्वों के पीछे की जो कल्पना पंच तत्वों से बना ये हमारा संसार, हमारे शरीर के अंदर के हिस्से में भी, तो एक दूसरे के साथ जो हम अपने इस रिश्ते को बनाते हैं, ये अगर अपन आज के इस दौर की दृष्टि से देखें, प्राचीन कई प्रकार की चीज़ों के लिए मैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को, आईबीसी को, ग्रीन बिल्डिंग से जुड़े हुए इस महत्वपूर्ण विषय के लिए आपको बधाई देना चाहता हूँ। कुछ उदाहरण भी मैं आपके सामने देना चाहूँ। जैसे जीपीएस तो अभी बना है, लेकिन कालगणना की नगरी, महाकाल की नगरी, समय का सेंटर, अब तो जीपीएस रखो, पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.26 डिग्री झुकी हुई है, और ये झुकने वाला पॉइंट भी ये घूमता हुआ है। प्राचीन दृष्टि से देखा जाए तो वो हम मान सकते हैं कि पृथ्वी की शेषनाग पे ऊपर टिका हुआ है, तो वो जो विचलन करते हैं तो थोड़ा कंपायमान होता है। लेकिन अगर अपन इसको अपनी प्रत्यक्ष आंखों से देखें तो वो जो पॉइंट महाकाल के ऊपर पॉइंट था, वो आज खसक करके 32 किलोमीटर दूर एक ऑब्जर्वेटरी बनाई हमने साइंस टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ करके। लेकिन ये साइंस टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ करके ऑब्जर्वेटरी तो 2008 में बनाई, लेकिन इस पॉइंट की खोज करने के लिए ये हमारे 2 दिन बहुत महत्व के हैं, जिसके अपने यहाँ इस तरह से माना जाता है कि उत्तरायण से सूर्यनारायण की कक्षा बदलती, सूर्यनारायण उत्तरायण दक्षिणायन में जाते हैं, तो आज की दिशा में संक्रांति वो होती है, और संक्रांति में 21 जून और 22 दिसंबर ये 2 दिन होते हैं जहाँ सूर्य अपनी कक्षा बदलता है। और जो सूर्य कक्षा बदलता है तो वो अपनी आंखों से आपके सामने दिन के 12:27 पर सूर्य की छाया उस पॉइंट पे अपने आप में 0 होती है। जब मजाक में बोलते हैं कि ये ऐसा समय आया कि जो अपना साया भी साथ छोड़ देता है, वो अपने आंखों से दिखाई देता है, वो पॉइंट जिसको समय गणना का मुख्य केंद्र माना जाता है। लेकिन प्रकृति के तालमेल को भी हम देखते हैं। मैं सालों से वहाँ जाता रहा हूँ, प्राधिकरण का अध्यक्ष था तब भी, टूरिज्म का भी, और अब तो आईआईटी हमारा इंदौर और आईआईएम और सारे लोग जुड़ करके बहुत अच्छे ढंग से हमारे सारे जो हायर एजुकेशन के लोगों ने वहाँ अपने रिसर्च सेंटर बनाए हैं। तो ये ऐसे कुछ चीज़ें, जैसे मैंने कहा कि ये पांचों तत्वों में जुड़ा हुआ दूसरा तत्व स्थापत्य की दृष्टि से तो हमने सेंटर पॉइंट बनाया, लेकिन उसी समय जाने क्या होगा कि 21 जून हो या 22 दिसंबर, परमात्मा की ऐसी लीला रहेगी कि उसी समय कुछ न कुछ बूंदे पानी की जरूर गिरेगी, और ऐसा होगा कि जिस समय सूर्य की छाया गायब होने वाली, तो ऐसा लगेगा घनघोर जून में बारिश हो रही है, बादल बिल्कुल घनघोर है, अब कहाँ से सूर्य दिखेगा, कहाँ छाया गायब होगी। पर जाने क्या होगा, भले 5 मिनट हो या 10 मिनट, अपने आप बादल छट जाएंगे और सूर्य बिल्कुल अपनी उस समय प्रकाश दिखाएगा। अब ये कुछ रहस्य जिसके बारे में भविष्य में रिसर्च होगी और मालूम पड़ता जाएगा कि ये वाकई जो रचनाओं के साथ परमात्मा ने क्या क्या किया है। लेकिन अगर आज के दौर की दृष्टि से भी देखें तो सच में मुझे भोपाल में तो मज़ा आया राजा भोज के साथ जोड़ करके ये ग्रीन बिल्डिंग के कंसेप्ट पे चलते हुए। लेकिन ये अगर हम मांडव में भी करें आज से 2 महीने बाद, तो मांडव वाकई अद्भुत स्थान है जो जल का प्रॉपर प्रबंधन करते हुए अपने एक तालाब ऊपर है, उसके ऊपर नीचे से ला करके वो लगभग 1000 साल पूरी रचना का इतना सुंदर प्रबंधन किया गया कि दूसरी मंजिल पर भी आराम से ठंडा करने के लिए पानी की शीतलता के बलबूते पर, उस बिल्डिंग के बलबूते पर आप अपना पुराना स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण देख सकते हैं। जब ग्रीन बिल्डिंग की बात करते तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, अगर अपन, मैं गया हूँ उस स्थान पर, श्रृंगेरी है, श्रृंगेरी शंकराचार्य से जुड़ा हुआ स्थान है, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक मंदिर बना हुआ है। उस मंदिर की विशेषता है कि उसमें 1 2 3 4 6 इधर 6 इधर 12 राशियों के उसमें मंदिर बने हुए, बीच में भोलेनाथ बैठे हैं। लेकिन 12 ही राशि में तुंगभद्रा के किनारे होने के कारण से सूर्य की पहली किरण जैसे ही
मान लो अभी सूर्य सिंह राशि में चल रहा है तो सूर्य की पहली किरण अपने आप सूर्य राशि पे सूर्य मंदिर में ही जाएगी और सिंह राशि के जहाँ पड़ी वहीं पे किरण पड़ेगी और जैसे ही बदल जाएगी तो दूसरे पे आएगी। अब ये दोनों का तालमेल इतना सुंदर है कि ये कैसे होता है, क्यों होता है, वास्तव में वो साइंस है, लेकिन ये जो बनी हुई रचना ये स्थापत्य के उत्कृष्ट उदाहरण है जिनके बलबूते पर हमारा प्राचीन ज्ञान विज्ञान को आज भी हम स्मरण करते तो आनंद आ जाता है। अब आज के दृष्टिकोण से ही देखें, ये अभी तो हमारी वो पीढ़ी है जिसने अपने घट्टे के चूने से मकान बनते हुए देखे और भी प्रकार से देखे, लेकिन ये आज से पहले अगर अपन देखें तो निर्माण को लेकर के जिस प्रकार से ये सीमेंट जब नहीं आई थी तो किले बनाने के लिए वही गोंद, सरेस, लोहा चूने के साथ मिक्स करते हुए उसके अंदर चमड़ा डाल देते और मजबूत करना तो उसके घट्टे के साथ जोड़ते हुए जिस ढंग की उसका पेस्ट बनाते थे कि तोप के गोले का भी असर नहीं होने वाला है। अरे आज हमारे बीच में आज के समय में भी इस बात की आवश्यकता है, जिस बात की हम बात कर रहे हैं कि अनावश्यक रूप से हमारा पैसा क्यों बिगड़े और सही साठ तरीके से अपना अगर रुपये का सही सदुपयोग करना है तो जितने प्रकार से प्राकृतिक रूप से हम उन सारी चीज़ों का लाभ ले लें, उसी आधार पर ये जो हमारी कंसेप्ट में माननीय मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें जिन्होंने प्राचीन ज्ञान के साथ वर्तमान विज्ञान के आधार पर एक आंदोलन का स्वरूप बनाया है कि हाँ, हमारे बीच आज इस बात की आवश्यकता है कि प्रकृति के साथ जीना सीखें, प्रकृति के साथ हम चलें। और ये पुरानी वास्तुकला, नगर नियोजन यंत्र, अपन तो वो सारी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की आज सारी हमारी नगर नियोजन की रचनाएं आंखों से दिखाई देती, जिस आधार पर हम अपने प्राचीन विज्ञान को उस तरह से देखते हैं। ये मैं भोपाल तालाब का ही बताता था कि भोपाल तालाब का आपने साथ उदाहरण भी दिया है कि तालाब अगर बने तो तालाब की मुख्य धारा को क्यों बंद करें, मुख्य धारा लास्ट में रख दो तो पानी का रिस्टोर भी हो जाएगा और डिस्चार्ज बहुत बारीक कोलार की तरफ का छोटा सा डिस्चार्ज है जिसमें हमारे लिए नगर में आज लगभग 1000 साल बाद भी भोपाल की बस्ती को कोई खतरा नहीं, क्योंकि वो जो मुख्य अभी तक डैम बनाने की टेक्नोलॉजी बिल्कुल मुख्य धारा पे ला करके बंद करने की, जब मुख्य धारा का डैमेज होगा तो वो पानी बहा के ले जाएगा तो नीचे के डाउन स्ट्रीम में कितने लोग मरेंगे, क्या क्या होगा। मोरबी से लगाकर कितने सारे अपन ने डैम के उदाहरण देखे हैं, लेकिन ऐसी टेक्नोलॉजी इसमें कभी खतरा है ही नहीं क्योंकि ये बाकी चट्टान है, पानी आने तो जितना आ रहा है और जितना चाहिए लेवल मेंटेन करना तो बाकी का डिस्चार्ज कंट्रोल कर लो। तो ये जो छोटे छोटे उदाहरण हैं लेकिन अद्भुत उदाहरण है। अकेले उज्जैन के अंदर देखता हूँ महाकाल बाबा की नगरी में, तो उज्जैन में पीछे से क्षिप्रा जी जाती है। क्षिप्रा जी के जमाने विक्रमादित्य के काल में उन्होंने एक रचना बनाई और रचना की एक तो क्षिप्रा जी की खुद की भी धारा ऐसी बनाई कि जिसके आधार पर वो ऐसा लगता है जैसे कमर में पट्टा लपेटते हैं, ऐसे पूरी चारों तरफ क्षिप्रा जी जाती और उनके आधार पर उनकी रचना कैसी है जैसे हमारे लिए अगर लघु रूप से भारत के अंदर देखना चाहे तो अपने को वहाँ दिखाई देगा कि जैसे भगवान के मंदिर देवी देवता भी जिस दिशा में धारा नदी की बह रही वो उनकी मर्जी से उस स्थान पे बैठने के लिए उनने स्थान उपलब्ध कराया। जैसे पूरब की दिशा से गंगा जी जाती है तो हम सब जानते हैं कि बंगाल से आगे जाओ तो सब तो तांत्रिक पूजाएं होती, तो काली माता का मंदिर और इस प्रकार के जो आनंद है, बलि प्रथा से लेके कई सारी चीज़ें मैं उस पर बोलना थोड़ा सा संकट में रहेगा, लेकिन फिर भी हम सब जानते हैं कि वो असम से लेकर ऊपर तो ऐसे कैसे उज्जैन में अगर ये तांत्रिक पूजा करना तो काल भैरव, गढ़कालिका, विक्रांत भैरव, जहाँ नदी की दिशा पूरब में ये उधर ही बैठे हुए सारे देवता है, तो जहाँ नदी की धारा वहाँ देवता का स्थान। और अगर सात्विक पूजा करना है तो महाकाल के साथ हमारी हरसिद्धि माता की पूजा सिंहस्थ के दरमियान जहाँ दर्शन करना वो उत्तर दिशा नदी में बहती वो सात्विक पूजा है। जहाँ नवग्रह मंडल बैठना वहाँ अपने आप में नदी की दिशा पूरब से आते हुए पश्चिम की तरफ जाने का रास्ता है, वहाँ विक्रमादित्य